तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें देंगे, पर लेकिन हाँ, एक ज़िंदगी की जो रियलिटी है हम उसमें उसको डिस्कस करने वाले हैं। हाय, मैं केशव चंदेल, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, पर लेकिन आज एक फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल एडवाइस के अलावा मैं आज कुछ मुद्दे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली हैप्पीएस्ट इंडेक्स के ऊपर है। अगर मैं आज की बात करूं तो इंडिया आज की डेट में 118th रैंक पे है, यानी 118वें नंबर पे है पूरी दुनिया में हैप्पीएस्ट रैंक पे। ऐसा क्या है? अगर हम बात करें इंडिया का हेरिटेज की, अगर हम बात करें लोगों के बिहेवियर की, जिस हिसाब से लोगों का सेविंग बिहेवियर है या लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, फिर भी हम इतना पीछे क्यों हैं? और अगर मैं बात करूं इंडिया में ही एक स्टेट का जो कि हिमाचल है, वो टॉप पे है हैप्पीएस्ट इंडेक्स में। क्यों? सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत कम हैं ज़िंदगी से। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो वो 10 रुपए में खुश रहना जानते हैं लोग, लेकिन जब हम शहरों में मूव हो जाते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम 100 रुपए खर्चना चाहते हैं। हमारे लिए अगर गवर्नमेंट ने या बैंक्स ने कुछ चीज़ें निकाल के रखी हैं, जैसे लोन्स की मैं बात करूं या सेविंग्स की बात करूं, तो उसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए, ना कि उनको अपने ज़िंदगी में एक बर्डन बनाना के हिसाब से लेना चाहिए। अगर हम बात करें, आज एक सैलरीड पर्सन क्रेडिट कार्ड लेता है तो वो दूसरे तीसरे चौथे महीने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उसकी किस्त को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये नहीं पता है कि आपकी लिमिट कितनी है। आज की डेट में हर एक बंदा घर लेना चाहता है, अपनी गाड़ी लेना चाहता है, पर लेकिन वो भी औकात से बाहर। क्यों? अगर मेरा घर लेने का जो बजट है वो 10 लाख रुपए का है, मैं क्यों 50 लाख रुपए का घर ले रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। लोग बोलते हैं रेंट देने से अपना घर लिया हुआ अच्छा, पर लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप रेंट 15,000 रुपये दे रहे हैं और उसके बजाय आप 40,000 की अपना एक EMI बना रहे हैं, क्या वो वाजिब है? क्योंकि जो उसको EMI को देने वाला है वो कितने साल के लिए है इस लाइफ में? आपकी जो EMI है वो 65 की उम्र तक चलेगी। अगर 65 की उम्र से पहले अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपने उस घर का एंजॉय किया या नहीं किया? मैं इंडिया में बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो अपने दम पे स्टैंड हुए हैं, अपने जो पेरेंटल, जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं थी या पेरेंटल उनके पास वेल्थ नहीं थी, बट स्टिल वो ग्रो हुए हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे? अपने बच्चों के लिए आप पैसा इकट्ठा करते करते अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। मेरा बोलने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप जितना है उतने में भी सुखी रह सकते हो। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। मैं भी हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैं हिमाचल से मूव हुआ चंडीगढ़, तो मुझे ये लगा कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मुझे ये लगा कि मेरे पास घर होना चाहिए। समहाउ कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं कि आपको लोन लेने पड़ते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में मुझे सोचते होंगे कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होगा अपनी लाइफ में, बट क्या मैं कर रहा हूँ? शायद नहीं। क्योंकि अगर मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा है तो मैं उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 1.5 लाख की बना के बैठा हूँ। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट कार्ड या लोन्स, बहुत बढ़िया टूल्स हैं अगर उनको ढंग से एंजॉय किया जाए। अगर एक बिजनेसमैन को लोन की अहमियत अगर आप पूछ सको तो आप पूछ सकते हो। क्यों अगर अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या मेरा बच्चा उस 1 करोड़ के भरोसे बैठेगा? क्यों आप ये लोग नहीं समझते हैं? हाँ, मैं मानता हूं सेविंग होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि आपकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर लेकिन क्या वो आपकी लाइफ से ऊपर है? क्या आप जो आपका एक प्रीशियस टाइम था, आप अगर मैं बात करूं जहां पे एक पर्सन जीना शुरू करता है वो एज होती है 20, क्योंकि उससे पहले वो अपनी स्कूलिंग कर रहा होता है, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पर लेकिन 20-21 के बाद कहीं ना कहीं इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लोग नौकरी तलाशना शुरू कर देते हैं। क्यों? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके फादर ने इतना इकट्ठा कर लिया है, तो वाई आप नौकरी ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट एक ऐसा बना दिया जाता है जिससे लोग नौकरी की तरफ ही भागते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक बंदे को बिजनेस ही करना चाहिए। अगर मेरी पोटेंशियल नहीं है या मेरे फादर की पोटेंशियल नहीं है कि वो उनके पास इतना पैसा है कि वो एक बिजनेस शुरू कर पाए, तो मैं ये हर एक बंदे को नहीं कह सकता कि आप नौकरी ना ज्वाइन करें। क्योंकि अगर नौकरी है
फिर तभी आपका सर्वाइवल है। पर लेकिन मैंने कई लोगों को नौकरी से भी इतना रेज होते हुए देखा है जो अपना बिजनेस शुरू किया और आज की डेट में उनके बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने की एक इच्छा थी वो यही है कि जो ये टूल्स हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे लोन्स हो गए, आप एक अपनी लिमिट के हिसाब से खर्चें, ना कि आप अननेसेसरली। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए का लिमिट है और मुझे पता है कि मुझे इस महीने में 50,000 खर्चना है, तो आप उस लिमिट को क्रॉस क्यों कर रहे हैं? अगर मेरा सैलरी 1 लाख रुपए का है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 15,000 रुपए अगर मैं रेंट दे रहा हूं, पर लेकिन अगर मैं 25,000 रुपए ईएमआई भी देता हूं, जायज है। पर लेकिन ये जायज नहीं मान सकता हूं मैं कि अगर आपका लाख रुपए सैलरी है और आप 40 से 45,000 का ईएमआई बना के बैठ रहे हैं और उसके बाद आपके हाउस होल्ड खर्चे भी होंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई भी होगी, आपके और भी खर्चे होंगे, तो क्या आप उसमें उसको जस्टिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और सैलरीड बंदा इसी एक ट्रैप में फंसता जाता है और वो बाद में कभी कुछ सोच ही नहीं पाता है और उसका फिर बच्चा भी उसी रोटेशन में आगे बढ़ता है। वो भी, उसका बच्चा भी कभी फिर ये चीज ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका माइंड ही उसी हिसाब से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मेरा जो एक सभी लोगों से सजेशन है कि अपनी पॉकेट के हिसाब से अगर आप अपने खर्चे करें तो आपके लिए वो ज्यादा सुटेबल है, ना कि एक देखा देखी में। अगर इसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास बड़ा घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये ट्रेंड नहीं फॉलो होना चाहिए। मैं आपको सिंपल 4 तरीके बताता हूं। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक रेगुलर आपकी सेविंग चलनी चाहिए, जो कि आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आप एफडी में कर सकते हो, आप स्टॉक्स में कर सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। जो बेस्ट है वो मैं म्यूचुअल फंड को मानता हूं, क्योंकि उसमें रिटर्न्स अच्छे हैं, लॉन्गर टाइम में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे देता है। दूसरा, आपकी जो बीमारी है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए कि कल को कोई भी ऐसा कोई आपके साथ अनवांटेड सिचुएशन आए कि जहां पे आपकी पॉकेट का पैसा सारा मेडिकल फैसिलिटीज में चला जाए, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। तो आई थिंक मैंने फाइनेंशियल जो प्लानिंग के हिसाब से आपको जो 3 चीजें हैं जो जरूरी हैं वो आपको बताई हैं। हाँ, अगर मैं सेविंग की बात करूं, आप प्रॉपर्टी में बिल्कुल जाइए। अगर आपके पास बफर पैसा है, आपको लगता है कि आपकी सारी जरूरतें पूरी होने के बावजूद भी आपके पास पैसा बच रहा है, तो आप प्रॉपर्टी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गोल्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज ध्यान में हमेशा रखिएगा कि प्रॉपर्टी और गोल्ड आपका ऑन डिमांड नहीं जाएगा। लेट्स से अगर मुझे आज 15 लाख रुपए की जरूरत है, आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, तो आप 15 लाख रुपए के लिए आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हो। सोना ऐसा एसेट है कि जो जिसके घर में आ गया वो उसको बेचना तो कभी नहीं चाहेगा, अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज्यादा मजबूरी में फंस जाए। ठीक है, तो आप अपने जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको वाइजली चूज करें। और हाँ, सबसे पहले आप जिंदगी जीने की तरफ एक स्टेप बढ़ाएं, ना कि सेविंग सेविंग सेविंग। जरूरी है, लोन जरूरी है, पर लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार। आपको लग रहा है कि आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, मैं बोलता हूं आप 80 रुपए का लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से आपको जरूरत है। सो थैंक यू सो मच, आपने एंड तक अगर इस वीडियो को देखा है, और ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच टिल देन।